नंदनवन पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था, माधवपुर। गांव में एक भोला नाम के पंडित अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहते थे। भोला पंडित थोड़े भुलक्कड़ और बहुत ही भोले थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत ही होशियार थी। एक दिन भोला पंडित की पत्नी ने पंडित जी से कहा, सुनते हो? हाँ भाग्यवान, क्या बोल रही हो? ये लो पैसे, इसे पास के राशन के दुकान वाले मोहन भाई को दे देना, और ये घास जाते वक्त गाय को खिला देना। समझ आए न किसे क्या देना है? पैसे दुकान वाले को और घास गाय को देना। हाँ हाँ, बिल्कुल समझ गया। पंडित जी घास और पैसे लेकर चल दिए। उन्होंने अपनी भूलने की बीमारी की वजह से गाय को पैसे डाल दिया और घास लेकर आगे चल दिए। पंडित जी दुकान वाले के पास पहुँचे। मोहन दुकान वाले ने कहा, राम राम पंडित जी, बोलिए कैसे आना हुआ? राम राम मोहन भाई, ये लो घास और पैसे दो। मोहन दुकान वाला थोड़ा अचंभित होकर बोला, पंडित जी, ये घास मैं क्या करूँगा और भला इसके पैसे मैं क्यों दूं? मुझे नहीं पता, आप जल्दी से मुझे घास के पैसे दे दो। पंडित जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ये घास क्यों लूं। मेरी पत्नी ने बोला है कि ये घास आपको देना है और पैसे लेना है। दुकान पर और भी लोग थे। मोहन ने सोचा कि जरूर पंडित जी भूल गए हैं कि उनकी पत्नी ने उन्हें क्या बोला है। दुकान पर अभी बहुत लोग हैं और पंडित जी से बहस करना बेकार है। अभी मैं पंडित जी को पैसे दे देता हूँ, बाद में उनकी पत्नी से हिसाब कर लूंगा। मोहन दुकान वाले ने पंडित जी को पैसे दे दिए और पंडित जी पैसे लेकर घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी सुमित्रा को पैसे दिए। उनकी पत्नी थोड़ा हैरान होकर बोली, ये कैसे पैसे हैं? क्या भाग्यवान, तुमने ही तो बोला था कि मोहन भाई को घास देकर पैसे ले आना। क्या तुमने मोहन भाई को घास दे दिए? तो पैसे किसे दिए? कहीं तुमने गाय को तो पैसे नहीं डाल आए? हे भगवान, तुमसे तो कोई भी काम करवाना बेवकूफी है। इतना बोलकर उनकी पत्नी चली जाती है। दूसरी ओर उस गांव में एक लालची और ठग सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। वो सारा दिन यही सोच में रहते थे कि किसी उल्लू बनाकर पैसे ठगा जाए। सुनो जी, कितने दिन हो गए किसी से पैसे ठगे हुए। मैं बाजार जा रही हूँ, शायद रास्ते में कोई मिल जाए। इतना बोलकर उनकी पत्नी चली जाती है। रास्ते में उन्होंने ढाबे पर गांव के ही रामू को खाना खाते देखा। उनके दिमाग में एक ख्याल आया और वो रामू के पास गई। रामू भाई, आप यहाँ ढाबे पर क्यों खाना खा रहे हो? जी सेठानी, दरअसल मेरी पत्नी अपने मायके गई है, इसलिए मैं यहाँ ढाबे पर खाना खा रहा हूँ। रामू भाई, आपको तो पता है मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। आप ऐसा करो कि कल से मेरे यहाँ खाना खाने आ जाया करो। सेठानी की बात सुनकर रामू सोचने लगा, ये सेठ सेठानी कितने बड़े ठग और कंजूस है। ये तो पूरा गांव जनता है। ये मुफ्त में तो मुझे खाना खिलाएंगे नहीं। जो खाना मैं यहाँ 10 रुपये में खा रहा हूँ, यही खाना ये दोनों पति पत्नी मुझे 20 रुपये में खिलाएंगे। मैं इनको कुछ बहाना बनाकर मना कर देता हूँ। क्या हुआ रामू भाई, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, दरअसल मुझे डॉक्टर ने ज्यादा तेल मसाले वाले खाना खाने से मना किया है, इसलिए मैं ढाबे पर दाल रोटी ही खा लूंगा। वैसे भी मेरी पत्नी 2 दिनों में आ ही जाएगी, आप परेशान न हो। ये सुनकर सेठानी गुस्से में घर की निकल जाती है। घर पहुँचते ही सेठ पूछते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, इतने गुस्से में क्यों हो? फिर सेठानी सेठ को रामू के साथ हुए बातें बताती है। कोई बात नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ। सेठ गांव की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सेठ को भोला पंडित मिलते हैं। सेठ पंडित को बेवकूफ बनाने को सोचता है। क्यों न आज इस भोला भुल्लका पंडित को ही बेवकूफ बनाया जाए। राम राम पंडित जी, कैसे हो आप? राम राम सेठ जी, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? दरअसल मैं आपके पास ही आ रहा था। आप मेरे घर चलिए, मुझे आपसे कुछ काम है। मुझसे क्या काम है सेठ जी? आप मेरे घर चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इतना बोलकर सेठ पंडित को अपने घर की ओर ले जाता है। घर पहुंचकर सेठ पंडित जी को एक पत्थर दिखाता है। पंडित जी, ये देखिए मेरे पास ये पत्थर है। आप जरा देख के बताइए कि
ये कौन सा कीमती पत्थर है? पंडित जी कुछ देर तक पत्थर देखते हैं और बोलते हैं, सेठ जी, दरअसल मुझे इनकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को इनकी अच्छी पहचान है। अगर आप बोले तो मैं ये पत्थर घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, वो जरूर बता देगी कि ये कौन सा पत्थर है। जी पंडित जी, आप ये पत्थर घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिखाइए और मैं कल आपके घर आकर ये पत्थर ले लूंगा और आप ये भी बता देना कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। पंडित जी वो पत्थर लेकर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। दूर खड़ी सेठ की पत्नी ये सब देख रही थी। पंडित जी के निकलते ही वो सेठ के पास आती है और पूछती है, भला वो नकली पत्थर को तुमने कीमती बताकर पंडित को क्यों दे दिया? सेठ बोलता है, सेठानी वो नकली पत्थर है, ये बात मैं और तुम जानते हैं। ये बेवकूफ पंडित को थोड़े न पता है। कल मैं उनके घर जाऊंगा और बोलूंगा कि उसने मेरा असली पत्थर चुरा लिया है और उसके बदले मुझे नकली पत्थर दे रहा है और इस तरह मैं उनसे पैसे ऐंठ लूंगा। दूसरी ओर पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हैं, सुनती हो भाग्यवान, कहाँ हो? आ रही हूँ। क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जरा ये कीमती पत्थर देख के बताना, कौन सा पत्थर है ये? पहले ये बताओ कि ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? मुझे ये पत्थर सेठ ने दिया है। क्या तुम्हें ये पत्थर सेठ ने दिया है? पर क्यों? ये पता करने को कि ये कौन सा कीमती पत्थर है। उनके पास ऐसे बहुत सारे पत्थर है। लेकिन तुम्हें तो पता है न कि वो सेठ कितना बड़ा ठग और लालची है। तुम्हें ये घर लेकर नहीं आना चाहिए था। इतना बोलकर पंडित की पत्नी पत्थर को परखने के लिए उसे दीवार पर रगड़ती है और बताती है कि ये कोई कीमती पत्थर नहीं है, ये तो बस एक मामूली मीना है। सुनो, तुम अभी ही ये पत्थर सेठ को लौटाओ। अब तो काफी रात हो चुकी है। वैसे भी सेठ ने कहा है कि वो सुबह अपना पत्थर लेने आएंगे। अगली सुबह सेठ पंडित के घर की ओर निकल जाता है। सेठ पंडित के घर पहुंचकर, पंडित जी कहाँ हो? राम राम सेठ जी। राम राम पंडित जी। पंडित जी लाइए मेरा वो कीमती पत्थर मुझे दे दीजिए। तभी पंडित की पत्नी वो पत्थर लेकर आती है और बोलती है, सेठ जी ये लीजिए आपका पत्थर। लेकिन सेठ जी, ये कोई कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक मामूली सा मीना है। आप ये क्या बोल रही है पंडिताइन? नहीं, मेरा वो पत्थर नकली नहीं बल्कि बहुत कीमती था। हाँ सेठ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मुझे इन सब का बहुत अच्छे से परख है। जरूर तुम दोनों पति पत्नी ने मेरा वो कीमती पत्थर चुरा लिया है और मुझे ये नकली पत्थर दे रहे हो। नहीं सेठ जी, हमने आपका कोई पत्थर नहीं चुराया है। सेठ बड़ी चालाकी से बोलता है कि सुनो पंडित, अगर तुमने मेरा वो कीमती पत्थर बेच दिया है तो मुझे पैसे दे दो, फिर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। और अगर तुम लोग पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों को पंचायत में ले चलूंगा। पंडित की पत्नी बहुत समझदार थी और इसलिए उसने अपने दिमाग से काम लिया और सेठ को बोली, ठीक है सेठ जी, आप पंचायत ही बुलाइए। चूंकि हमने कोई चोरी नहीं की तो हम क्यों डरे। मैं खुद सरपंच जी को बोलूंगी कि वो हम दोनों के घरों की तलाशी ले, मेरे घर की और आपके घर की। जाहिर सी बात है, जिसके घर वो पत्थर मिलेगा चोर वही होगा। हमारे पास तो सिर्फ यही एक पत्थर है, लेकिन आपके पास तो ऐसे बहुत पत्थर है जैसा आपने पंडित जी को बताया था। और ये भी पता चल जाएगा कि आपके वो सारे पत्थर कीमती है या नकली। पंडित की पत्नी की ये बातें सुनते ही सेठ के होश उड़ गए। वो घबराकर सोचने लगा, ये तो बिल्कुल ठीक बोल रही है। मेरे घर पर तो ऐसे कई नकली पत्थर है। अगर मैं पंचायत गया तो मैं ही फंस जाऊंगा। इन दोनों को मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। ठीक है पंडित जी, कोई बात नहीं। लगता है मुझसे ही कोई गलती हुई है। लगता है मैंने ही आपको कोई गलत पत्थर दे दिया, मुझे माफ कीजिएगा। इतना बोलकर सेठ अपना नकली पत्थर लेकर वहां से निकल गया। सेठ के जाने के बाद पंडित जी अपनी पत्नी से बोलते हैं, भाग्यवान, आज तो तुम्हारी सूझबूझ से हम बच गए।
वरना पता नहीं ये सेठ हमारे साथ क्या करता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर देना। ये क्या बोल रहे हो आप? चलो खाना खा लो। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक दूधवाला रहता था। रवि एक बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। वो रोज सुबह अपनी गाय चराने जंगल की तरफ जाता और लौटकर गाय का दूध निकालता और गांव में बेचने जाता। गांव में सभी लोग रवि की गाय का ही दूध लेते थे, क्योंकि उसके गाय का दूध बहुत ही अच्छा था। रवि के परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसकी बूढ़ी माँ थी। लेकिन रवि की पत्नी रीना काफी लालची किस्म की औरत थी। वो हर समय रवि को ताने मारते रहती थी। आ गए कमाई करके, सारा दिन बस इस गैया के पीछे रहते हो। सिर्फ गाय का दूध बेचकर पूरी जिंदगी निकालोगे क्या? पता नहीं मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई थी कि तुमसे शादी हुई। घर आते ही मेरे बेटे को ताने मारना क्यों शुरू कर देती हो? सारा दिन मेहनत करता है, थक कर आता है। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि पहले खाना पानी पूछूं? माँ जी आप तो चुप ही रहिए, हमारे बीच आपको बोलने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर रीना माँ को चुप करा देती है। बेटा तू मुंह हाथ धो के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। खाना खाने के बाद रवि माँ से बातें करता है और बोलता है, माँ, मुझे पता है मैं तुम्हारी और रीना की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। बेटा अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है, और चिंता मत कर, मुझे कोई कमी नहीं है। रोज की तरह रवि अपनी गाय गौरी को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। रवि अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता था कि वो रीना की सारी ख्वाहिश पूरी कर सके, इसलिए वो सारा दिन कुछ न कुछ काम करता रहता था। जब वो अपनी गाय गौरी को जंगल घास चराने ले जाता तो वहां से लकड़ियां काट कर लाता था और कुछ लकड़ियां बचाकर सारी लकड़ियां बाजार में बेचता ताकि कुछ पैसे बन जाए। रवि अपनी गाय गौरी को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। एक दिन रवि की बीवी बाजार से लौट रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज लगाई, ओ गवालन, ओ दूध वाले की बीवी, जरा रुकना, मेरी बात तो सुनो। रीना ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है और उसकी बात अनसुना करके गुस्से में वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही रीना रवि पर बरसने लगती है। तुम्हें तो इस गैया के सिवा कुछ नहीं दिखता, बस सारा दिन इसी के पीछे लगे रहते हो। अब क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? सुनो, तुम्हें लोग दूधवाला बोले तो शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे कोई गवालन या दूधवाले की बीवी बोले ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम अभी इसी वक्त इस गाय को बेच दो और कोई दूसरा काम करो। तुम क्या बोल रही हो? ये कभी नहीं हो सकता कि मैं गौरी को बेच दूं। मैं दूध बेचता हूँ तो सब मुझे दूधवाला ही बोलेंगे, इसमें मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं होती। दोनों पति पत्नी में कुछ देर बहस होती है। अगली सुबह रोज की तरह रवि अपनी गौरी को खाना पानी देने जाता है। थोड़ी देर बाद रवि को ये महसूस होता है कि गौरी कुछ खा पी नहीं रही और न ही दूध दे रही है। तभी रवि की माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? माँ देखना, मेरी गौरी सुबह से कुछ नहीं खा रही, लग रहा इसकी तबीयत ठीक नहीं। बेटा तू जल्दी से कोई जानवरों के डॉक्टर को ले आ, तब तक मैं गौरी का ख्याल रखती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ।
थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर गौरी को देखते हैं और बताते हैं कि गौरी की तबीयत ज्यादा खराब है और इसके लिए उसे कोई इंजेक्शन लगाने होंगे जो बहुत महंगी मिलती है। रवि ये सुनकर परेशान हो जाता है। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि, जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे तो मुझे बुला लेना, मैं आकर इंजेक्शन लगा दूंगा। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। माँ बेटा दोनों बहुत सोच में पड़ जाते हैं। रवि थोड़ी देर बाद रीना के पास जाता है और बोलता है, रीना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। रीना, गौरी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि उसे एक इंजेक्शन लगाना होगा जो कि बहुत ही महंगी है। तुम तो हमारी स्थिति जानती हो, अगर तुम अपना एक गहना बेच दो तो गौरी की जान बच जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आज तक तो तुमने मेरे लिए कोई गहना नहीं खरीदा, और जो एक दो गहने हैं मेरे माँ बाप के दिए हुए उसे भी बेच दूं। सुन लो, अगर मैं भी मर रही होंगी तो भी मेरे गहने को बेचने के बारे में मत सोचना। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इस गैया को बेचकर कोई दूसरा काम करो। अब तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। जाओ, इसे कहीं जंगल में छोड़ आओ और इससे अपना पीछा छुड़ाओ। रीना, ये तुम क्या बोल रही हो? गौरी को जंगल में छोड़ाओ? शायद तुम भूल रही हो कि इतने दिनों से गौरी ही हमारा पेट भर रही थी, और जब वो बीमार हो गई है तो उससे पीछा छुड़ा लूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारे गहने। इतना बोलकर रवि चला जाता है। माँ बोलती है, बेटा तू गांव के सरपंच जी के पास जा और कुछ कर्ज ले ले। सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। गौरी जब ठीक हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा करके उनका कर्ज उतार देना। माँ, तू ठीक बोल रही है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। रवि सरपंच जी के पास जाता है और सारी परेशानी बताता है। सरपंच जी बोलते हैं, रवि, तुम परेशान मत हो, मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हारी ही गाय का दूध पीते हैं, इसलिए गौरी का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं मुनीम जी से बोल देता हूँ, तुम उनसे पैसे ले लो। रवि सरपंच जी को धन्यवाद करता है और पैसे लेकर घर आता है। माँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला था, सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तुरंत मुझे पैसे दे दिए। माँ, मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। रवि तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर गौरी को इंजेक्शन लगा देता है। दो दिन बाद गौरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रवि बोलता है, माँ, अब गौरी बिल्कुल ठीक हो गई है और आज इसने दूध भी दिया है। मैं दूध गांव में बेचकर आता हूँ, फिर मुझे लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने भी जाना है। इतना बोलकर रवि दूध बेचने गांव में चल जाता है। दूध बेचकर घर आते वक्त रास्ते में उसे हरीश मिलता है। अरे रवि, तू काफी दिन बाद दूध बेचने आया, सब ठीक तो है ना? रवि हरीश को गौरी की बीमारी के बारे में बताता है और बोलता है, गौरी के इलाज के लिए मैंने सरपंच जी से कर्ज लिया है, जिसे मुझे जल्दी ही चुकाना है। हरीश, तू तो जानता है, दूध बेचकर तो सिर्फ मेरे घर की जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए मुझे और भी काम करना होगा जिससे मैं सरपंच जी का कर्ज चुका सकूं। बस काम की तलाश में हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। रवि, तुम्हें काम चाहिए तो मेरे पास भी काम है। मेरे खेत में इस बार बहुत सब्जियां हुई है जिसे बाजार में बेचना है। अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे घर आकर सब्जियां ले जाना, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। रवि खुशी खुशी काम के लिए हाँ बोल देता है और घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल से वो लकड़ी काट कर लाता है।
और हरीश के घर की ओर निकल ही रहा होता है तो माँ बोलती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? तू बस एक के बाद एक काम किए जा रहा है। थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। वैसे तू अब कहाँ जा रहा है? रवि बोलता है, माँ मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। मुझे हरीश ने सब्जियाँ बेचने के लिए बुलाया है। इससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे और माँ जितना ज्यादा काम करूँगा उतनी जल्दी सरपंच जी का कर्ज चुका दूंगा। रवि हरीश से सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है। शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। रवि को घर लौटते लौटते रात हो जाती है। माँ रवि को खाना खिलाती है और रवि माँ को बताता है कि ऐसी ही कमाई होती रही तो जल्द ही सरपंच जी का कर्ज चुकता हो जाएगा। रवि दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है। मैंने आधे पैसे तो जमा कर ली है, बस और थोड़े बहुत इकट्ठे करने हैं, फिर मैं सरपंच जी का पूरा कर्ज उतार दूंगा। तभी माँ आती है और बोलती है, बेटा जल्दी अंदर चल। क्या हुआ माँ, तू इतनी परेशान क्यों है? बेटा रीना की तबीयत बहुत खराब लग रही है। वो बहुत बीमार है और वो सुबह से उठी भी नहीं है। दोनों अंदर जाते हैं और रवि रीना को देखता है। रवि रीना से पूछता है क्या हुआ और रीना बताती है कि उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। रवि माँ को बोलता है कि वो डॉक्टर को लेकर आता है। थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और रवि को बताते हैं कि रीना को अपेंडिक्स का दर्द हो रहा, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि तुम जल्द से जल्द रीना को अस्पताल लेकर आओ, मैं जाकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। रवि को कुछ समझ नहीं आता और वो डॉक्टर से पूछता है कि रीना ठीक तो हो जाएगी ना और ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन में कम से कम 30,000 रुपये लगेंगे। ये सुनते ही रवि के होश उड़ जाते हैं। तभी माँ आती है। रवि माँ को सारी बात बताता है और बोलता है, माँ डॉक्टर ने बोला है कि रीना की जल्द से जल्द ऑपरेशन करवानी होगी और ऑपरेशन में 30,000 रुपये लगेंगे। माँ मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने सरपंच जी के पहले के भी कर्ज नहीं चुकाए हैं, तो उनसे तो कोई सहायता नहीं मांग सकता। माँ अब तू ही बता मैं क्या करूँ। बेटा अब तो हमें इस गौरी को बेचना ही होगा। माँ ये तू क्या बोल रही है? मैं ठीक बोल रही हूँ बेटा। तू ही बता, हमारे पास गौरी से कीमती कोई चीज है क्या? हम अगर अपना घर भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। बेटा तू ज्यादा मत सोच और गौरी को बेच दे। हम गौरी को बाद में वापस भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन रीना को कुछ हो गया तो हम उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे। माँ की ये बात सुनते ही रवि को लगता है कि माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। रवि बहुत दुखी मन के साथ गौरी को लेकर निकलता है। रास्ते भर रवि गौरी से बातें करता है। गौरी मैं तुझे बता भी नहीं सकता कि मैं दिल पर पत्थर रखकर तुझे बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गौरी तू चिंता मत करना, मैं जल्द ही तुझे वापस ले आऊंगा और मैंने सोच लिया है कि मैं तुझे सरपंच जी के पास ही छोड़ूंगा। और वो तुरंत गौरी को लेकर सरपंच जी के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है और बोलता है, सरपंच जी आपसे अच्छा गौरी का खरीदार मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही गौरी को खरीद लीजिए। आपके बच्चों को गौरी का दूध भी मिलता रहेगा और मेरी गौरी आपके पास सुरक्षित भी रहेगी। और सरपंच जी जब मेरी रीना ठीक हो जाएगी तो मैं दिन रात काम करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन आपसे अपनी गौरी को वापस भी खरीद लूंगा। सरपंच जी गौरी के प्रति रवि का इतना प्यार देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं, रवि तुमने बहुत अच्छा किया कि गौरी को मेरे पास ले आए। तुम मुनीम जी से पैसे ले लो और गौरी को यहाँ छोड़ दो, हम गौरी का बहुत ख्याल रखेंगे। रवि पैसे लेकर जाता है और रीना का ऑपरेशन करवाता है।
कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना ठीक होकर अस्पताल से घर आ जाती है। माँ रीना से बोलती है, रीना, तुझे अभी आराम की जरूरत है, तू अभी आराम कर। रीना माँ से बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, आप मुझे पहले ये बताओ कि गौरी कहाँ है और मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए। रीना, तू तो जानती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तेरे इलाज के लिए हमने गौरी को बेच दिया। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? गौरी को बेच दिया? बेटा तू चिंता न कर, भगवान ने चाहा तो गौरी हमारे पास जरूर वापस आएगी। अब तू आराम कर। ये सुनकर रीना को बहुत आत्मग्लानि होती है, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचती है कि जिससे वो नफरत करती थी और हर समय उसे बेचने के लिए बोलती थी, आज उसी के बदौलत वो जिंदा है। इंसान होकर वो गौरी की जान नहीं बचा रही थी और गौरी एक जानवर होकर भी उसकी जान बचा ली। रीना को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से रवि और गौरी एक दूसरे से दूर हो गए। रीना दिन रात बस यही सोचती रहती कि उसे कुछ भी करके गौरी को घर लाना है। रीना सुबह होते ही सरपंच जी के घर जाती है। वहां वो गौरी को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तभी सरपंच जी आ जाते हैं। रीना उनसे बोलती है, नमस्ते सरपंच जी, मैं रवि की पत्नी रीना हूँ। अच्छा, बोलो क्यों आए हो? सरपंच जी, आपको पता होगा कि मेरे पति गौरी को कितना प्यार करते हैं और अब वो गौरी के बिना बहुत उदास हो गए हैं। उनका मन न किसी काम में लग रहा है और न वो ठीक से खा पी रहे। मेरे पास ये कुछ गहने हैं, कृपया करके आप ये रख लीजिए और मेरी गौरी को मुझे वापस कर दीजिए। रीना, तुम ये गहने अपने पास रखो और गौरी को भी ले जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। गौरी के प्रति रवि का प्यार और रवि के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा। रीना, तुम्हें पता है, गौरी भी जब से यहाँ आए हैं वो कुछ खा पी नहीं रही और अब मुझे समझ आया कि रवि की तरह गौरी भी रवि को याद कर रही है और मैं ये पाप नहीं कर सकता कि गौरी और रवि को एक दूसरे से दूर करूं। इसलिए रीना, तुम गौरी को ले जाओ और हाँ, रवि को बोलना कि वो रोज दूध याद से मेरे घर पहुँचाएं। ये सुनकर रीना सरपंच जी का बहुत आभार जताती है और उनका शुक्रिया अदा कर गौरी को लेकर निकल जाती है। घर पहुंचकर रीना गौरी को उसकी जगह बांध देती है और घर में चली जाती है। रवि जंगल से लकड़ियां काटकर घर आता है। घर पहुंचते ही रवि की नजर सबसे पहले गौरी पर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सच में वो गौरी है। वह गौरी के पास जाता है और खुशी से माँ को बुलाने लगता है। रवि की आवाज सुनकर माँ और रीना बाहर आते हैं। माँ भी गौरी को देखकर खुश हो जाती है। रवि माँ से पूछता है कि गौरी यहाँ कैसे आई। तभी रीना सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि सरपंच जी ने गहने भी नहीं लिए और गौरी को भी वापस कर दिया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म होती है। गंगानगर नामक एक छोटी सी गांव में हीरा नाम का एक किसान रहता था। हीरा बड़ा ही मेहनती किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हीरा के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 2 छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ थी जो कि अंधी थी। हीरा जब खेत में काम करता तो उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी उसकी मदद करते थे। वो गरीब थे लेकिन अपनी गरीबी में भी खुश थे और पूरा परिवार मिलजुल कर काम करता था। एक सुबह हीरा और उसकी पत्नी राधा दोनों अपने खेत पर काम कर रहे थे तो हीरा राधा को बताता है, राधा, इस बार हमारी बहुत अच्छी फसल हुई है। इस बार इन्हें बेचने पर हमें अच्छा मुनाफा होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आखिर आपने इस बार मेहनत भी तो बहुत की थी। इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, तुम सबकी भी है। दोनों पति पत्नी अपनी बातों में थे। तभी वहाँ गांव का साहूकार आ जाता है। हीरा, राम राम मालिक। राम राम। हीरा, इस बार तो तुम्हारे फसल बहुत अच्छे हुए हैं।
हाँ मालिक, बस भगवान की कृपा है। तो हीरा, तुम्हारे पिता ने जो मुझसे कर्ज लिए थे उसे कब चुकाओगे? हाँ मालिक, बस थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। थोड़ा थोड़ा? ये क्या बोल रहे हो? तुम गरीबों की यही परेशानी है, जब कर्ज एक बार में पूरा लेते हो तो उसे चुकाते समय थोड़ा थोड़ा करके क्यों देते हो? देखो हीरा, मैंने पहले ही तुम्हें बहुत समय दे दिया है, अब नहीं, इस बार मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। ये आप क्या बोल रहे हैं मालिक? भला इतने सारे पैसे मैं एक साथ कैसे चुका पाऊंगा? हीरा, तुम्हारे पिता को इस दुनिया से गए हुए पूरे 1 साल हो गए हैं, और इन 1 साल में मैं एक बार भी तुम्हें पैसे के लिए नहीं बोला, लेकिन अब बहुत हो गया। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी ये जमीन फसल के साथ अपने कब्जे में ले रहा हूँ। मालिक ऐसा मत बोलिए, आप मेरी जमीन और फसल ले लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? हीरा, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पिता ने मेरे पास ये जमीन गिरवी रखकर मुझसे पैसे लिए थे, इसीलिए मैं ये जमीन ले रहा हूँ। मालिक थोड़ा तो रहम कीजिए, भला मैं अब क्या करूंगा? आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हीरा, मुझे माफ कर दो। हीरा साहूकार के सामने हाथ जोड़कर बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन साहूकार उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें खेत पर आने से मना करके वहां से निकल जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर अपने खेत में ही बैठे रहे और अपनी फसल को देखते रहे। थोड़ी देर बाद राधा हीरा से बोलती है, सुनो जी, अब यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। शाम हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। बच्चे और माँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ राधा, तुम ठीक बोल रही हो, घर चलकर हम माँ से बात करते हैं। घर पहुंचकर हीरा माँ को बतलाता है, माँ, आज खेत पर साहूकार आया था और उसने बताया कि पिताजी ने उनसे जमीन गिरवी रखकर पैसे कर्ज लिए थे और इसलिए उसने हमारी जमीन फसल के साथ ले ली। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? उन्होंने हमारी जमीन ले ली? हाँ माँ, मैंने उनसे बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, पिताजी ने कितना कर्ज लिया था और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप लोगों ने मुझे भी नहीं बताया? बेटा, दरअसल जब तुम लोग कुछ सालों के लिए शहर चले गए थे, ये तब की बात है। एक दिन मैं और तुम्हारे पिताजी खेत में बैठे थे और वो मुझे बता रहे थे कि उर्मिला, काश तुम देख पाती कि इस बार हमारी कितनी अच्छी फसल हुई है। उर्मिला, मेरी बहुत इच्छा है कि तुम अपनी आंखों से सब देख सको। हाँ जी, मेरी भी कभी कभी इच्छा होती है कि मैं भी अपनी आंखों से दुनियाओं देख सकूं, आपको और अपने बच्चों को देख सकूं। हम ये सब बातें कर रहे थे, वही दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति हमारी बातें सुन रहा था। वो हमारे पास आया और तुम्हारे पिताजी से बोला, चाचा, माफ कीजिएगा, दरअसल मैं पेड़ के दूसरी तरफ बैठा आराम कर रहा था और मैंने आप दोनों की बातें सुन ली। सुनकर बहुत दुख हुआ। चाचा, मैं शहर में एक बड़े डॉक्टर को जानता हूँ जो आंखों के बहुत ही मशहूर डॉक्टर है। आप चाहे तो माताजी का ऑपरेशन उनसे करवा सकते हैं। मैं आपको उनका पता बता सकता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने उस अनजान व्यक्ति की बातें बड़ी ध्यान से सुनी और उन्होंने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते। उसने बताया, हाँ चाचा, मैं इस गांव का नहीं, बस पास के गांव का हूँ और शहर में रहता हूँ। आज ही शहर से आया हूँ और अपने गांव ही जा रहा था और थककर यहाँ आराम करने बैठा तो आप लोगों की बात सुन ली। चाचा, क्या आप माताजी के आंखों का ऑपरेशन करवाने चाहते हो? हाँ बेटा, बिल्कुल करवाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लगेंगे ना। चाचा, पूरे 1 लाख रुपये लगेंगे। क्या 1 लाख? लेकिन इतने पैसे मैं गरीब इंसान कहाँ से लाऊंगा? उसने तुरंत बोला, चाचा, अभी तो आप बोल रहे थे कि आपकी फसल बहुत अच्छी हुई है, इसे बेचने पर आपको 1 लाख तो मिल ही जाएंगे। बेटा, अभी तो फसल तैयार ही नहीं है और इसे बेचकर भी 1 लाख नहीं मिलेंगे। उसने बड़े आसानी से तुम्हारे पिताजी को एक तरकीब बताया। चाचा, आप एक काम करो, आप अपने गांव के साहूकार से पैसे उधार ले लो और जैसे ही फसल तैयार होगी इसे बेचकर आप साहूकार के पैसे लौटा देना
और जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे आप उसे थोड़ा थोड़ा करके चुका देना। तुम्हारे पिताजी कुछ सोच पाते? उससे पहले ही उसने बताया कि चाचा, मैं आपको इतनी जल्दी करने को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो डॉक्टर जल्द ही विदेश जाने वाले हैं और फिर आपको वो कभी मिल पाए कि नहीं। और मैं 2 दिन बाद शहर वापस जाऊंगा और अगर आप 2 दिन में पैसों का इंतजाम कर लोगे तो मैं डॉक्टर के पास ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट ले लूंगा। तुम्हारे पिताजी ने उसे बोला कि मैं कोशिश करता हूं और मैं कल आऊंगा। बोलकर वो व्यक्ति चला गया। फिर हम घर आ गए और मैंने उन्हें बहुत समझाया। सुनो जी, मुझे कोई आंखों की ज़रूरत नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। इतने साल बिना आंखों के गुजार दिया, तो अब बुढ़ापे में आंखों का क्या करूंगी? और वैसे भी मुझे उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। तुम्हारे पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी और रात भर नहीं सोए। सुबह होते ही वो साहूकार के पास गए और अपनी ज़मीन फसल के साथ उसके पास गिरवी रख दिया और पैसे ले आए। तुम्हारे पिताजी पैसे लेकर सीधे खेत पर पहुंच गए। वहां थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो व्यक्ति आया। राम राम चाचा, आपने पैसों का इंतजाम किया? हाँ बेटा, मैंने अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लिया। लेकिन बेटा, ऑपरेशन के बाद मेरी पत्नी की आंखों की रोशनी आ जाएगी ना? हाँ चाचा, बिल्कुल। माता जी हम सब की तरह देखने लगेगी। अब आप पैसे मुझे दो, मैं डॉक्टर के पास पैसे जमा करवाकर अपॉइंटमेंट ले लूंगा। तुम्हारे पिता ने उससे बोला, बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलता हूँ, मैं उनसे मिलकर सारी बात कर लूंगा। लेकिन उसने तुम्हारे पिता को साफ साफ मना कर दिया। चाचा, आप माता जी को अकेला छोड़कर कहाँ जाओगे? वैसे भी हम अपॉइंटमेंट के बिना डॉक्टर से नहीं मिल सकते। मैं आज जाता हूँ और ऑपरेशन की तारीख लेकर आता हूँ, फिर उस दिन मैं आप दोनों को लेकर चलूंगा। इतना बोलकर वो पैसे लेकर चला गया। उसके बाद तुम्हारे पिताजी रोज खेत पर जाकर उस व्यक्ति का इंतजार करते, लेकिन वो नहीं आया। हफ्ता 10 दिन बीत गए, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। तुम्हारे पिताजी इसी चिंता में बीमार पड़ गए और एक दिन, उर्मिला, तुमने मुझे बहुत समझाया था कि मैं उस अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करूं, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप ज्यादा परेशान मत हो और सो जाओ। उर्मिला, कैसे चिंता न करूं? हमारे हीरा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? क्या बोलूंगा उससे कि पैसे तो गए ही और जमीन भी चली गई? वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। सुनो, आप ज्यादा मत सोचो, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप सो जाओ, सुबह बात करेंगी। मैंने उन्हें बहुत समझाया और सुला दिया, लेकिन उस रात वो ऐसा सोए कि फिर कभी नहीं जागे। इस तरह हीरा की माँ उन्हें सारी बात बताती है। हीरा बोलता है, माँ तुम दुखी मत हो। माँ ये बताओ कि क्या पिताजी के अलावा उस आदमी को किसी ने नहीं देखा? हीरा की माँ बहुत सोचने के बाद बताती है, बेटा, जिस दिन वो व्यक्ति पैसे लेकर जा रहा था, उसी वक्त वहां रामू भाई आए थे और उन्होंने तुम्हारे पिताजी से पूछा भी था। भैया, ये व्यक्ति कौन है और आप उसे पैसे क्यों दे रहे थे? तुम्हारे पिताजी ने उन्हें उसके बारे में सारी बातें बताई थीं। शायद वो तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में कुछ बता सके। माँ, मैं कल ही रामू काका के पास जाऊंगा। आगे की कहानी आपको पार्ट 2 में मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हीरा ने उस ठग को सबक सिखाया। इंतजार करें और ऐसे ही साथ बनाए रखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पिता का कर्ज पार्ट 2 में। धन्यवाद। एक छोटे से गांव में
रवि नाम का एक दूधवाला रहता था। रवि एक बहुत ही सीधा और मेहनती इंसान था। वो रोज सुबह अपनी गाय चराने जंगल की तरफ जाता और लौटकर गाय का दूध निकालता और गांव में बेचने जाता। गांव में सभी लोग रवि की गाय का ही दूध लेते थे क्योंकि उसके गाय का दूध बहुत ही अच्छा था। रवि के परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसकी बूढ़ी माँ थी। लेकिन रवि की पत्नी रीना काफी लालची किस्म की औरत थी। वो हर समय रवि को ताने मारते रहती थी। आ गए कमाई करके, सारा दिन बस इस गैया के पीछे रहते हो। सिर्फ गाय का दूध बेचकर पूरी जिंदगी निकालोगे क्या? पता नहीं मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई थी कि तुमसे शादी हुई। घर आते ही मेरे बेटे को ताने मारना क्यों शुरू कर देती हो? सारा दिन मेहनत करता है, थक कर आता है। तुम्हें ये समझ नहीं आता कि पहले खाना पानी पूछूं? माँ जी आप तो चुप ही रहिए, हमारे बीच आपको बोलने की जरूरत नहीं। इतना बोलकर रीना माँ को चुप करा देती हैं। बेटा तू मुंह हाथ धो के बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाती हूँ। खाना खाने के बाद रवि माँ से बातें करता है और बोलता है, माँ, मुझे पता है मैं तुम्हारी और रीना की सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। बेटा अब तू सो जा, बहुत रात हो गई है। और चिंता मत कर, मुझे कोई कमी नहीं है। रोज की तरह रवि अपनी गाय गौरी को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। रवि अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता था कि वो रीना की सारी ख्वाहिश पूरी कर सके, इसलिए वो सारा दिन कुछ न कुछ काम करता रहता था। जब वो अपनी गाय गौरी को जंगल घास चराने ले जाता तो वहां से लकड़ियां काट कर लाता था और कुछ लकड़ियां बचाकर सारी लकड़ियां बाजार में बेचता ताकि कुछ पैसे बन जाए। रवि अपनी गाय गौरी को बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल भी रखता था। एक दिन रवि की बीवी बाजार से लौट रही थी, तभी उसे किसी ने आवाज लगाई। ओ गवालन, ओ दूध वाले की बीवी, जरा रुकना, मेरी बात तो सुनो। रीना ये सुनते ही आग बबूला हो जाती है और उसकी बात अनसुना करके गुस्से में वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही रीना रवि पर बरसने लगती है। तुम्हें तो इस गैया के सिवा कुछ नहीं दिखता, बस सारा दिन इसी के पीछे लगे रहते हो। अब क्या हुआ, क्यों इतने गुस्से में हो? सुनो, तुम्हें लोग दूधवाला बोले तो शायद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे कोई गवालन या दूधवाले की बीवी बोले ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम अभी इसी वक्त इस गाय को बेच दो और कोई दूसरा काम करो। तुम क्या बोल रही हो? ये कभी नहीं हो सकता कि मैं गौरी को बेच दूं। मैं दूध बेचता हूँ तो सब मुझे दूधवाला ही बोलेंगे, इसमें मेरी तो कोई बेइज्जती नहीं होती। दोनों पति पत्नी में कुछ देर बहस होती है। अगली सुबह रोज की तरह रवि अपनी गौरी को खाना पानी देने जाता है। थोड़ी देर बाद रवि को ये महसूस होता है कि गौरी कुछ खा पी नहीं रही और न ही दूध दे रही है। तभी रवि की माँ आती है और बोलती है, क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों हो? माँ देखना, मेरी गौरी सुबह से कुछ नहीं खा रही, लग रहा इसकी तबीयत ठीक नहीं। बेटा तू जल्दी से कोई जानवरों के डॉक्टर को ले आ, तब तक मैं गौरी का ख्याल रखती हूँ। ठीक है माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर गौरी को देखते हैं और बताते हैं कि गौरी की तबीयत ज्यादा खराब है और इसके लिए उसे कोई इंजेक्शन लगाने होंगे जो बहुत महंगी मिलती हैं। रवि ये सुनकर परेशान हो जाता है। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि, जब तुम पैसों का इंतजाम कर लोगे तो मुझे बुला लेना, मैं आकर इंजेक्शन लगा दूंगा।
इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। माँ बेटा दोनों बहुत सोच में पड़ जाते हैं। रवि थोड़ी देर बाद रीना के पास जाता है और बोलता है, रीना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो। रीना, गौरी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने बोला है कि उसे एक इंजेक्शन लगाना होगा, जो कि बहुत ही महंगी है। तुम तो हमारी स्थिति जानती हो, अगर तुम अपना एक गहना बेच दो तो गौरी की जान बच जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आज तक तो तुमने मेरे लिए कोई गहना नहीं खरीदा, और जो एक दो गहने हैं मेरे माँ बाप के दिए हुए उसे भी बेच दूं। सुन लो, अगर मैं भी मर रही होंगी तो भी मेरे गहने को बेचने के बारे में मत सोचना। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि इस गैया को बेचकर कोई दूसरा काम करो। अब तो कोई इसे खरीदेगा भी नहीं। जाओ, इसे कहीं जंगल में छोड़ आओ और इससे अपना पीछा छुड़ाओ। रीना, ये तुम क्या बोल रही हो? गौरी को जंगल में छोड़ाओ? शायद तुम भूल रही हो कि इतने दिनों से गौरी ही हमारा पेट भर रही थी, और जब वो बीमार हो गई है तो उससे पीछा छुड़ा लूं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं चाहिए तुम्हारे गहने। इतना बोलकर रवि चला जाता है। माँ बोलती है, बेटा तू गांव के सरपंच जी के पास जा और कुछ कर्ज ले ले। सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। गौरी जब ठीक हो जाएगी तो थोड़ा थोड़ा करके उनका कर्ज उतार देना। माँ, तू ठीक बोल रही है, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। रवि सरपंच जी के पास जाता है और सारी परेशानी बताता है। सरपंच जी बोलते हैं, रवि, तुम परेशान मत हो। मेरे बच्चे सिर्फ तुम्हारी ही गाय का दूध पीते हैं, इसलिए गौरी का ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं मुनीम जी से बोल देता हूँ, तुम उनसे पैसे ले लो। रवि सरपंच जी को धन्यवाद करता है और पैसे लेकर घर आता है। माँ, तुमने बिल्कुल ठीक बोला था। सरपंच जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तुरंत मुझे पैसे दे दिए। माँ, मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ। रवि तुरंत डॉक्टर को लेकर आता है और डॉक्टर गौरी को इंजेक्शन लगा देता है। दो दिन बाद गौरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। रवि बोलता है, माँ, अब गौरी बिल्कुल ठीक हो गई है और आज इसने दूध भी दिया है। मैं दूध गांव में बेचकर आता हूँ, फिर मुझे लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचने भी जाना है। इतना बोलकर रवि दूध बेचने गांव में चल जाता है। दूध बेचकर घर आते वक्त रास्ते में उसे हरीश मिलता है। अरे रवि, तू काफी दिन बाद दूध बेचने आया, सब ठीक तो है ना? रवि हरीश को गौरी के बीमारी के बारे में बताता है और बोलता है, गौरी के इलाज के लिए मैंने सरपंच जी से कर्ज लिया है, जिसे मुझे जल्दी ही चुकाना है। हरीश, तू तो जानता है, दूध बेचकर तो सिर्फ मेरे घर की जरूरतें पूरी होती हैं, इसलिए मुझे और भी काम करना होगा जिससे मैं सरपंच जी का कर्ज चुका सकूं। बस काम की तलाश में हूँ। अच्छा, ऐसी बात है। रवि, तुम्हें काम चाहिए तो मेरे पास भी काम है। मेरे खेत में इस बार बहुत सब्जियां हुई है, जिसे बाजार में बेचना है। अगर तुम करना चाहते हो तो मेरे घर आकर सब्जियां ले जाना, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारी भी कुछ आमदनी हो जाएगी। रवि खुशी खुशी काम के लिए हाँ बोल देता है और घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल से वो लकड़ी काट कर लाता है और हरीश के घर की ओर निकल ही रहा होता है तो माँ बोलती है, बेटा तुझे क्या हो गया है? तू बस एक के बाद एक काम किए जा रहा है। थोड़ा आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। वैसे तू अब कहाँ जा रहा है? रवि बोलता है, माँ, मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। मुझे हरीश ने सब्जियां बेचने के लिए बुलाया है, इससे थोड़े पैसे मिल जाएंगे और माँ, जितना ज्यादा काम करूंगा उतनी जल्दी सरपंच जी का कर्ज चुका दूंगा।
रवि हरीश से सब्जियां लेकर बाजार चला जाता है। शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। रवि को घर लौटते लौटते रात हो जाती है। माँ रवि को खाना खिलाती है और रवि माँ को बताता है कि ऐसी ही कमाई होती रही तो जल्द ही सरपंच जी का कर्ज चुकता हो जाएगा। रवि दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है। मैंने आधे पैसे तो जमा कर ली है, बस और थोड़े बहुत इकट्ठे करने हैं, फिर मैं सरपंच जी का पूरा कर्ज उतार दूंगा। तभी माँ आती है और बोलती है, बेटा जल्दी अंदर चल। क्या हुआ माँ, तू इतनी परेशान क्यों है? बेटा रीना की तबीयत बहुत खराब लग रही है। वो बहुत बीमार है और वो सुबह से उठी भी नहीं है। दोनों अंदर जाते हैं और रवि रीना को देखता है। रवि रीना से पूछता है क्या हुआ और रीना बताती है कि उसके पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। रवि माँ को बोलता है कि वो डॉक्टर को लेकर आता है। थोड़ी देर बाद रवि डॉक्टर को लेकर आ जाता है। डॉक्टर रीना को देखते हैं और रवि को बताते हैं कि रीना को अपेंडिक्स का दर्द हो रहा, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर रवि को बोलता है, रवि तुम जल्द से जल्द रीना को अस्पताल लेकर आओ, मैं जाकर ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। रवि को कुछ समझ नहीं आता और वो डॉक्टर से पूछता है कि रीना ठीक तो हो जाएगी न, और ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि ऑपरेशन में कम से कम 30,000 रुपये लगेंगे। ये सुनते ही रवि के होश उड़ जाते हैं। तभी माँ आती है। रवि माँ को सारी बात बताता है और बोलता है, माँ डॉक्टर ने बोला है कि रीना की जल्द से जल्द ऑपरेशन करवानी होगी और ऑपरेशन में 30,000 रुपये लगेंगे। माँ मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने सरपंच जी के पहले के भी कर्ज नहीं चुकाए हैं, तो उनसे तो कोई सहायता नहीं मांग सकता। माँ अब तू ही बता मैं क्या करूँ। बेटा अब तो हमें इस गौरी को बेचना ही होगा। माँ ये तू क्या बोल रही है? मैं ठीक बोल रही हूँ बेटा, तू ही बता, हमारे पास गौरी से कीमती कोई चीज है क्या? हम अगर अपना घर भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। बेटा तू ज्यादा मत सोच और गौरी को बेच दे। हम गौरी को बाद में वापस भी खरीद के ला सकते हैं, लेकिन रीना को कुछ हो गया तो हम उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे। माँ की ये बात सुनते ही रवि को लगता है कि माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है। रवि बहुत दुखी मन के साथ गौरी को लेकर निकलता है। रास्ते भर रवि गौरी से बातें करता है। गौरी मैं तुझे बता भी नहीं सकता कि मैं दिल पर पत्थर रखकर तुझे बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गौरी तू चिंता मत करना, मैं जल्द ही तुझे वापस ले आऊंगा और मैंने सोच लिया है कि मैं तुझे सरपंच जी के पास ही छोड़ूंगा। और वो तुरंत गौरी को लेकर सरपंच जी के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है और बोलता है, सरपंच जी आपसे अच्छा गौरी का खरीदार मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए आप ही गौरी को खरीद लीजिए। आपके बच्चों को गौरी का दूध भी मिलता रहेगा और मेरी गौरी आपके पास सुरक्षित भी रहेगी। और सरपंच जी जब मेरी रीना ठीक हो जाएगी तो मैं दिन रात काम करूंगा और बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन आपसे अपनी गौरी को वापस भी खरीद लूंगा। सरपंच जी गौरी के प्रति रवि का इतना प्यार देखकर बहुत भावुक हो जाते हैं और बोलते हैं, रवि तुमने बहुत अच्छा किया कि गौरी को मेरे पास ले आए। तुम मुनीम जी से पैसे ले लो और गौरी को यहाँ छोड़ दो, हम गौरी का बहुत ख्याल रखेंगे। रवि पैसे लेकर जाता है और रीना का ऑपरेशन करवाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और रीना ठीक होकर अस्पताल से घर आ जाती है। माँ रीना से बोलती है, रीना तुझे अभी आराम की जरूरत है, तू अभी आराम कर। रीना माँ से बोलती है, माँ मैं ठीक हूँ, आप मुझे पहले ये बताओ कि गौरी कहाँ है और मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए। रीना तू तो जानती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए तेरे इलाज के लिए हमने गौरी को बेच दिया। माँ ये आप क्या बोल रही हैं? गौरी को बेच दिया? बेटा तू चिंता न कर, भगवान ने चाहा तो गौरी हमारे पास जरूर वापस आएगी।
अब तू आराम कर। ये सुनकर रीना को बहुत आत्मग्लानि होती है, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो सोचती है कि जिससे वो नफरत करती थी और हर समय उसे बेचने के लिए बोलती थी, आज उसी के बदौलत वो जिंदा है। इंसान होकर वो गौरी की जान नहीं बचा रही थी और गौरी एक जानवर होकर भी उसकी जान बचा ली। रीना को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से रवि और गौरी एक दूसरे से दूर हो गए। रीना दिन रात बस यही सोचती रहती कि उसे कुछ भी करके गौरी को घर लाना है। रीना सुबह होते ही सरपंच जी के घर जाती है। वहां वो गौरी को देखकर बहुत भावुक हो जाती है। तभी सरपंच जी आ जाते हैं। रीना उनसे बोलती है, नमस्ते सरपंच जी, मैं रवि की पत्नी रीना हूँ। अच्छा, बोलो क्यों आए हो? सरपंच जी, आपको पता होगा कि मेरे पति गौरी को कितना प्यार करते हैं और अब वो गौरी के बिना बहुत उदास हो गए हैं। उनका मन न किसी काम में लग रहा है और न वो ठीक से खा पी रहे। मेरे पास ये कुछ गहने हैं, कृपया करके आप ये रख लीजिए और मेरी गौरी को मुझे वापस कर दीजिए। रीना, तुम ये गहने अपने पास रखो और गौरी को भी ले जाओ। ये आप क्या बोल रहे हैं सरपंच जी? हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। गौरी के प्रति रवि का प्यार और रवि के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा। रीना, तुम्हें पता है, गौरी भी जब से यहाँ आए हैं वो कुछ खा पी नहीं रही और अब मुझे समझ आया कि रवि की तरह गौरी भी रवि को याद कर रही है और मैं ये पाप नहीं कर सकता कि गौरी और रवि को एक दूसरे से दूर करूं। इसलिए रीना, तुम गौरी को ले जाओ और हाँ, रवि को बोलना कि वो रोज दूध याद से मेरे घर पहुँचाएं। ये सुनकर रीना सरपंच जी का बहुत आभार जताती है और उनका शुक्रिया अदा कर गौरी को लेकर निकल जाती है। घर पहुंचकर रीना गौरी को उसकी जगह बांध देती है और घर में चली जाती है। रवि जंगल से लकड़ियां काटकर घर आता है। घर पहुंचते ही रवि की नजर सबसे पहले गौरी पर जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सच में वो गौरी है। वह गौरी के पास जाता है और खुशी से माँ को बुलाने लगता है। रवि की आवाज सुनकर माँ और रीना बाहर आते हैं। माँ भी गौरी को देखकर खुश हो जाती है। रवि माँ से पूछता है कि गौरी यहाँ कैसे आई। तभी रीना सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि सरपंच जी ने गहने भी नहीं लिए और गौरी को भी वापस कर दिया। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और इस तरह ये कहानी खत्म होती है।